गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की थर्ड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं और उसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे कॉम्प्लेक्स नंबर की वो बताए जा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से वो किस टाइप से होता है। रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस कि वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली, है ना। तो हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि आखिर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो पहले मैं आपको कुछ पुरानी बातें एक बार रिवाइंड करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन प्लेन मतलब कार्टेशियन प्लेन, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन जिसे कहते हैं, उसमें कैसे होता है। ठीक है, तो कुछ बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि जेड को हम दिखाते हैं a प्लस आयोटा बी से, और आयोटा यहाँ पे देखिए इसको जेड बार को क्या बोलते हैं। जेड के ऊपर अगर बार लगा दी जाए तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड, और इसको हम लोग अगर आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस किया जाए तो ये कॉन्जुगेट ऑफ जेड होता है ना। तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड का मतलब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की बात हो रही है। यहाँ पे ये बात ध्यान देनी कि जो ए और बी है वो रियल नंबर्स हैं, है ना, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एंड जो रियल नंबर्स हैं वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कोई भी नंबर हो सकता है ना। कोई भी नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में हो सकता है ना। उसके बाद यहाँ पे हाँ, ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो जेड मॉड ऑफ जेड मॉड क्या होता है ना। तो आज की क्लास में हम लोग मॉड ऑफ जेड की बात करेंगे कि आखिर मॉड ऑफ जेड किस तरह से लिखा जाता है ना। इसका मीनिंग और सेंस क्या होता है इस टॉपिक में, जेड का, मॉड ऑफ जेड का, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम लोग। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि आयोटा का मतलब होता है रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। ठीक है, ये सब बातें हम कर चुके हैं। डिटेल अगर समझनी है तो इससे पिछली जो भी क्लासेस हुई हैं प्रीवियस क्लासेस में आप जाइए उसको देखिए। और आयोटा 4 क्या होगा, ये होगा 1। ठीक है, ये 1 कैसे होगा, इसका स्क्वायर करने पे आएगा इस वजह से, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे। अच्छा, ये जब मैं चारों को ऐड करूंगा तो देखिए इसकी जगह अगर मैं आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये सबका जो एडिशन है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये सब बातें ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब बात उसकी कर लेते हैं जरा। तो देखिए आज मैंने जैसे कि आपको बताया कि आज क्लास टोटली डिपेंड ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड इन द कार्टेशियन प्लेन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड इन कार्टेशियन प्लेन। जेड का मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जेड। क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जेड। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्मेट की बात हो रही है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ कि इसको मुझे दिखाना है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन में।
तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन का यहाँ पे मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये समझते हैं। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन आप लोग समझते होंगे कि ये एक 2 डायमेंशनल एक तरह से एक प्लेन को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में, और उसी को बोला जाता है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन। और इसमें एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस होते हैं यहाँ पर, और इसको बोला जाता है यहाँ पे ओरिजिन। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। अगर कोई पॉइंट कहीं पर भी लिया जाए, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट देता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट देता हूँ P, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि x में मैं पहले चलूँगा इधर, फिर इधर चलूँगा। x, y का मीनिंग ये है यहाँ पे। ठीक है, तो ये x है और ये पूरा y है। मतलब अगर हाइट की बात करें, हाइट इसका y है, और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये x है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग है ना। ये बात तो समझ में आती होगी आपको। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं कि आखिर यहां पर इस चैप्टर में ये जो हमने z को लिखा था, z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो किस तरह से लिखा था हमने, इसको लिखा था z बराबर a प्लस आयोटा b। इसी को आप लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y। इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं, है ना। अब इसका ये मतलब हुआ करता था, ये जो x होता था ये रियल पार्ट को दिखाता था, और ये जो y है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको बोला जाता था, अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हैं, x क्या है, ये है रियल पार्ट ऑफ z, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, y। तो इस फिगर में अगर आप देखें तो जो पॉजिटिव x एक्सिस है वो आपको दिखाएगी रियल पार्ट ऑफ z को, और ये जो y एक्सिस है ये दिखाएगी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को। ठीक है, इसमें ये चीज समझ लो। तो ये जो y है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये जो पॉजिटिव x एक्सिस है ये हमारा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये बात जानते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि आखिर, ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव z एक्सिस है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शंस में हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि आखिर इसके आगे और क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर में अगर हम बात करें, इस चैप्टर में अगर हम बात करें, यहां पे इस फिगर को कह सकते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। लेकिन इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। क्या बोलते हैं हम लोग, आर्गेंट प्लेन। ठीक, या कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आर्गेंट प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, इस बात को हमें यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप बोलेंगे इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, और ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी x² y², और इसी को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल r से, है ना, स्मॉल r से दिखाते हैं। और स्मॉल r जो होगा यहाँ पे वो एक तरह से क्या हो जाएगा, x² + y² का अंडर रूट, और इसी को बोला जाता है मॉड z। इसी को बोला जाता है मॉड z। ठीक है, तो मॉड z यहाँ पे क्या है एक्चुअली में, मॉड z ओरिजिन से लेके उस पॉइंट की डिस्टेंस का नाम है। अच्छा, यहाँ पे ये जो x y है आप देख सकते हैं, ये होता क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जब हम इसको प्लेन में दिखाते हैं तो ये एक पॉइंट को शो करता है, क्योंकि ये जो इसके x और y ये जो कोऑर्डिनेट है x और y, ये एक तरह से पॉइंट है हमारे। अगर मैं यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं बात करूँ कि z
को मैं 0 रख दूँ तो 0 कैसे आएगा, x प्लस इसको जो मैं चेंज करूंगा तो देखिए x बराबर भी 0 होगा, y बराबर भी 0 होगा, तभी तो ये 0 आएगा, तभी ये 0 आएगा। तो x और y 0 होने का मतलब ऑरिजिन से होता है। तो आप ये देखिए ऑरिजिन में तो एक पॉइंट ही है, तो ये जो z है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पॉइंट को दिखा रहा है, और ये उस पॉइंट की ऑरिजिन से जो दूरी होगी उसी को हम बोलते हैं मॉड z यहाँ पे। ठीक है, मॉड z क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये नंबर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगा, इस वजह से हम इसको मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा कार्टेशियन प्लेन में ये जो x और y होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x और y को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं पॉइंट। ठीक, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग बोलेंगे इसको पॉइंट P, या बोल सकते जैसे हम एक तरीका तो होता है हम बोले पॉइंट P, एक तरीका मैं बोलूं fx P, fx इसको बोलते हैं यहाँ पे fx, है ना, fx। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब आप इसको यहाँ पे इस टॉपिक में इसको fx बोलें, fx अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप इसको पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो ये तो एक स्टैंडर्ड तरीका है इस चैप्टर में इन पॉइंट्स को बोलने का कि हम लोग इसको अगर fx बोलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अगर हम नहीं भी बोलते हैं तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और हम उसके स्टैंडर्ड जो नॉमेनक्लेचर है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम उसकी बात करें। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन को आर्गेंट प्लेन बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हैं, या फिर पॉइंट को यहाँ पे fx बोला जाता है, तो कोई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है कि हमें यहाँ पे इस टॉपिक में x, y और z को, x, y को क्या बोलेंगे और जो मॉड ऑफ z है इसको क्या बोलेंगे। तो इस तरह से हमने इसको जो प्रेजेंटेशन है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे कि आखिर इसके आगे हमें इसमें और क्या पढ़ना है। तो देखिए इसका एक और प्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर और पैरामीट्रिक। ठीक है, एक और इसका प्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर और पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पोलर और पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, अब हम लोग उसकी बात करेंगे। तो देखिए पोलर और पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या है। पोलर फॉर्म थोड़ा बहुत अगर आइडिया होगा तो आप जानते होंगे कि नंबर को हम लोग किसमें चेंज करते हैं, एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको बदला जाता है ना। तो अगर मैं बात करूं, देखिए इस फिगर में आप देखिए इस एंगल को अगर मैं थीटा ले लूं, तो अगर मैं बात कर रहा हूं मुझे r को लिखना है, तो यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मैं साइन थीटा लिख दूं तो साइन थीटा में ये दोनों चीजें आ जाती हैं, y अपॉन क्या हो जाएगा r, और यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा, y इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा। और अगर मैं बात करूँ cos की, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा x अपॉन r। तो जी बताइए x कितना आ गया, r cos थीटा। तो ये जो y और x को हमने लिखा है, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह लिख दूँ r साइन थीटा और y की जगह लिख दूँ मैं r cos थीटा, तो इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको बोला जाएगा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं इसमें। ठीक, अब इसी को हम लोग पोलर फॉर्म को ही बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म को ही बोला जाता है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको पोलर फॉर्म बोलिए या पैरामीट्रिक फॉर्म बोलिए, ये एक ही बात है दोनों। चलिए आप इसको देखिए एक बार, फिर हम लोग बात करते हैं इसके आगे। जो भी डाउट है
वो अभी इसमें जो भी मुझे लगते हैं कि डाउट हो सकते हैं वो मैं आपको अलग से इसमें डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके कार्टेशियन फॉर्म में। हम लोग बात करेंगे अभी इसमें कार्टेशियन फॉर्म इसका क्या होता है। मॉड जेड को हम लोग मॉडुलस, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मॉडुलस। हम इसको बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड। एक रिलेशन इसमें और है जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है इसका, उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, देखिए प्रीवियस क्लास में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जेड और जेड बार में क्या अंतर है। ठीक है, तो नॉर्मली जेड को मैं लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा वाई, और अगर मैं जेड बार की बात करूँ तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड, और इसको लिख सकते हैं x माइनस आयोटा ऑफ वाई। अब अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट निकालूँ, मान लीजिए मुझे निकालना है जेड जेड बार, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई, और ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। और अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ अगर, तो आप बताइए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, और इन दोनों का जब स्क्वायर करूँगा तो माइनस वाई स्क्वायर आई स्क्वायर आएगा, जो कि प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इस टाइप से बनेगा ये। और आप बताइए इन दोनों का मल्टीप्लाई जब होगा तो ये बनेगा प्लस का एक्स वाई आयोटा या आयोटा एक्स वाई, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आयोटा एक्स वाई बचेगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये जो आया है अपने पास, ये कितना आ गया है, देखिए ये अपने पास कितना आ गया है, ये आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आप बताइए मुझे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अंडर रूट इसके बराबर हुआ करता था, इन दोनों का अंडर रूट बराबर हुआ करता था जेड मॉड जेड का, जेड के बराबर। लेकिन मुझे इसका अंडर रूट यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जेड इन जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन है जो इन तीनों के बीच में आता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। फिर बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। चलिए, एक और इसमें बहुत बढ़िया पॉइंट है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इस पॉइंट को हम लोग किस तरह से इसमें रिप्रेजेंट करें। ये जो थीटा है, ये जो पॉइंट है, इस थीटा से रिलेटेड है। जो थीटा मैंने अभी आपको दिखाया था, ओपी जो लाइन थी, ओपी लाइन जो थी वो एक तरह से थीटा एंगल बना रही थी बेस के साथ। ठीक, चलिए अभी मैंने जो आपको बताया उसकी बात मैं करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अभी एक कार्टेशियन प्लेन हमने बनाया, और उसमें अगर आपको याद हो ये लाइन जो थी ओपी,
ये O था, ये P था, और इसके कोऑर्डिनेट थे x, y, और ये दूरी को हमें r दिखाया था, इसकी वैल्यू थी अपने पास अभी √x² y², ठीक है। और ये x था, इसके कोऑर्डिनेट कितने हुआ करते थे, ये हो जाएगा x, 0। इस टाइप से ये प्रेजेंटेशन था। अब इसी में अगर मैं बात करूं कि आखिर यहाँ पे ये जो एंगल था ये कितना था, ये एंगल था थीटा। तो इस थीटा एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, बात मैं इसकी कर रहा हूँ, ठीक है। इस थीटा एंगल को क्या बोलेंगे, तो देखिए ये जो थीटा एंगल है, इसको अगर आपको याद हो कार्टेशियन प्लेन में हम इसको tan थीटा करके रिप्रेजेंट करते हैं, और tan थीटा इक्वल टू होता है y/x, इस टाइप से कुछ, ये सब तो हम जानते हैं, है ना। और अगर मैं थीटा की बात करूँ यहाँ पे, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x/y, tan इनवर्स x/y, ये एक तरह से थीटा की वैल्यू होती है। अच्छा, इस टॉपिक में थीटा को हम लोग बोलते हैं, इस टॉपिक में हम लोग थीटा को क्या बोलेंगे, इस टॉपिक में हम लोग थीटा को बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड इसको बोलते हैं हम लोग, थीटा को आर्गुमेंट ऑफ जेड या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या आर्गुमेंट ऑफ जेड इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंट किया जाता है, इस बात का ध्यान देना है। हमेशा जो इसका स्लोप होगा वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैलकुलेट किया जाएगा। इस तरह हम नहीं कर सकते हैं कि हम यहाँ से इसमें अगर इधर से मैं एंगल लूंगा तो ये तो 180 माइनस थीटा आएगा, तो मैं 180 माइनस थीटा को नहीं ले सकता हूँ, इस बात का ध्यान देना है। तो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड कहलाता है, या कह सकते हैं इसको एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है। और इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, इसको शॉर्ट में हम इस तरह से लिखते हैं ARG ऑफ जेड, और इसको बोलते हैं AMP ऑफ जेड। इस टाइप से आप शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नाम हम बार बार मैथमेटिक्स में यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि जो मॉड जेड है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, इस बात का ध्यान दें। तो देखिए इसका ये मतलब हुआ कि अगर मॉड ऑफ जेड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी जो वैल्यू होती है x² + y² का अंडर रूट, इस टाइप से हम कह सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, देखिए या तो बोला जा रहा है 0 या फिर उससे बड़ा। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मॉड जेड 0 के इक्वल तो क्या होगा, तो x और y दोनों 0 होंगे, x और y दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। तो अगर दोनों 0 रखूंगा मैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो कंडीशन है x + i/y वाली में, इसमें x भी 0 y भी 0, तो यहाँ पे क्या बनेगा, x एंड y बोथ आर बिलोंग्स टू 0, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए होता क्या है कि जब भी इस थीटा की बात करेंगे, ठीक है, तो थीटा को जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाएगा, हमेशा किससे काउंट करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। अभी मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद में इसमें आपको ऑर्गेड प्लेन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेन के हिसाब से समझा दूंगा, तो इसमें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, इसलिए इसको मैं दे रहा हूँ। तो ये x है और ये y, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये तो हम जानते हैं। ये दिखाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये दिखाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, और ये दिखाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। ये सब बातें हमें पता है,
इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे मैं एक चीज ये देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं एक ये r की जो वैल्यू है या इसका स्लोप है, अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ, मान लीजिए 45 डिग्री पर, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर यहाँ से 45 है तो इधर से कितना होगा, फिर 135 होगा, तो कि टोटल मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें होता क्या है, देखिए इसमें होता ये है कि मैं इधर से काउंट नहीं कर सकता। अगर इसी में मैं कहूँ कि एक लाइन मैं ऐसे बना दूँ और यहाँ पे 45 लिख दूँ और मैं कहूँ कि इसका स्लोप बताइए, तो आप स्लोप में ये नहीं कह सकते हैं कि इसका जो स्लोप है वो 45 डिग्री है ना, इसका जो स्लोप है वो क्या है 45 डिग्री, ऐसा नहीं बोला जा सकता। हम कैसे बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे ये एक तरह से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये पॉजिटिव एक्सिस से आप देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 180 हो गया और इधर से और आगे बढ़ेंगे 45, तो 180 मतलब पाई, 180 मतलब पाई हुआ और प्लस 45 इस टाइप से होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाऊंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल और बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप देखिए होता है यहाँ पर क्या है कि मैं इसको अब इस तरह से नहीं बोलूंगा कि ये 2 पाई हुआ और ये 90, मतलब एक तरह से 2 पाई पाई बाई 2, मतलब यहाँ तक आते आते कितना हो जाएगा, ये 2 पाई हुआ, यहाँ पाई हुआ और ये पाई प्लस पाई बाई 2, मतलब कितना 3 पाई बाई 2। तो यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो 3 पाई बाई 2 बनेगा, 3 पाई बाई 2 बनेगा। और ये आगे मान लीजिए थीटा बढ़ रहा है तो प्लस थीटा मैं बोलूँगा इसको, तो ये तो एक तरह से पूरा राउंड हो गया। लेकिन अगर मैं इधर से इसको देखूँ चेक करूँ तो इधर से ज़्यादा पास पड़ेगा, तो इधर से अगर देखा जाए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। अब 2 पाई माइनस थीटा क्यों लिखा गया, क्योंकि ये पूरा पाई है, इधर भी पूरा पाई है, तो अगर आप देखें 2 पाई में से थीटा को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। तो देखिए होता है यहाँ पर ये है कि मैं इतना बड़ा राउंड नहीं लगाऊंगा। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बात हो रही है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर देखा जाए तो ये इधर से ज़्यादा पास है, तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एंगल। इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एंगल, या कह सकते हैं प्रिंसिपल, और मैंने यहाँ पे आप इसको नाम क्या दिया, आर्गुमेंट, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो इसको बोलने का एक तरह से ये कह सकते हैं कि तरीका है बस, कि इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए साइन की मैं बात करता हूँ, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में साइन। अब साइन 30 को अगर आप देखें तो 1/2 लिखा जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि और कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें 1/2 आएगा, तो देखिए यहाँ पे 260 360 में से अगर मैं माइनस करूँ तो भी मुझे वही एंगल मिलेगा 30 डिग्री, है ना। भाई ये अगर ऐसे देखा जाए, अच्छा, इधर से मान लीजिए 30 तो इधर -30 है, अच्छा, इस टाइप से। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो पूरी घूम के आ रही है ना इधर से, तो ये हम इतना बड़ा पूरा नहीं घूमेंगे, जो शॉर्ट वाली होगी पास वाली उसको लेंगे, तो उसी को बोला जाएगा क्या, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हमेशा -पाई से पाई के बीच में लिखा जाता है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। केवल बस उन्हीं का 98 97 हुआ है, बाकी तो मम्मी का तो 99 बराबर ही है। ठीक है सर। 99 कितना दिन सोच रहा
सकता हूँ कि पैरासीटामोल को बढ़ा दूँ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जैसे 12 घंटे सर्दी काले होते हैं तो उनका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब 9-10 घंटे का थोड़ा सा बुखार बढ़ता है। ठीक है सर। कहाँ हो दीपक? कुछ नहीं, मेरा मुझसे गया कुछ। अपने हाँ तत्काल ना करो, मतलब ग्रुप में अपने चैनल में 2 बार बैठा है, एक 2 बार डाले, क्योंकि एक बात बड़ा। ये हिमालय लंदन पॉइंट का है ना। हाँ अच्छा, वो पालियों में थी, मतलब ये लगा दीजिए। एनडीए का। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है जेड नॉट, इस टाइप लिखा हुआ है, तो जेड माइनस जेड नॉट मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट का क्या मतलब होता है ये देखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए हम बात कर रहे हैं एक तरह से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस तरह से दिखाया जाता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। तो यहाँ पे जेड नॉट का मतलब क्या हुआ, ये शो कर रहा है ओरिजिन, मतलब कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे 0,0, और इससे अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस ओरिजिन से हम जानते हैं कितनी होती है, x² + y², इस टाइप से इसको दिखाते हैं, है ना। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, बस इसको शो करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूँ इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखूँ, तो देखिए फिर हम लोग इसमें किस तरह से शो करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख देता हूँ जेड माइनस, यहाँ पे आयो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मान लीजिए 1 प्लस, या फिर आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन 1 से हम लोग कर रहे हैं 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे देखिए जेड को अगर मैं लिखूँ तो जेड को मैं रिप्रेजेंट करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा x प्लस आयोटा y माइनस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर 1 प्लस आयोटा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व आपको उसी तरीके से करना है जिस तरह से बताया गया है कि अगर आपको आयोटा को सॉल्व करना है तो वो इमेजिनरी नंबर है तो वो भी एक आयोटा नंबर है उसके साथ सॉल्व होगा, और जो रियल नंबर है वो रियल नंबर के साथ सॉल्व होगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा x प्लस आयोटा y माइनस 1 माइनस आयोटा, इस तरह से लेंगे एक साथ इनको। उसके बाद रियल नंबर एक साथ आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और ये इसके साथ जाएगा तो प्लस आयोटा बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा y माइनस 1, इस टाइप से हम इसको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, x माइनस 1 आएगा यहाँ पे, ठीक, x माइनस 1। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए मीनिंग इसका ये है कि जब भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बताया कि जो i से आगे वाला जो पार्ट होता है ये वाला, ये तो होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। और इसको दिखाने का जो तरीका था वो मैंने आपको बताया, आर्गेंट प्लेन में इसको कैसे दिखाते हैं। ये वाला जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये दिखाता है रियल पार्ट को, तो आप देखिए रियल पार्ट मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 1, क्योंकि ये x माइनस 1 है पूरा लिखा हुआ, तो ये 1 आ रही। और y में भी जो इमेजिनरी पार्ट है वो y में दिखाया जाता है, तो वो आ रही है y माइनस 1 मतलब y इक्वल टू 1, तो ये देखिए 1 यहाँ पे भी आ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ कि इसके ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और आप देखिए इसकी जो लेंथ है ये वाली जिसको हम r कहते हैं वो √2 आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी √2, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि
इसकी जो लेंथ है ये किसको दिखाएगा, √2, ठीक है। और ये एक तरह से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 2fx के बीच की, fx जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो अगर मैं बात करूँ इसको ऐसे शो करूँ तो ये आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये एक तरह से इस डिस्टेंस को शो करेगा। तो ये एक इसमें अच्छा पॉइंट था। और फिर हम इसके बाद बात करते हैं आखिर ये जो मैंने आपको प्रिंसिपल इसमें बताया आर्गुमेंट, वो किस तरह से दिखाया जाएगा, अब बात उसकी करेंगे। छत्तीस मिनट हुआ, 15 मिनट कर दिया, 15 मिनट कर दिया। चलिए बात करते हैं इसके, हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आर्गेंट प्लेन में इस एक्स वाई को किस तरह से दिखाया जाएगा। और ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट था इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर। तो देखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब क्या था, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब था थीटा, और ये जो थीटा है ये -पाई से +पाई के बीच में लाई करेगा, है ना। और अगर मैं बात करूं कि आर्गेंट प्लेन में इसको हम लोग इसकी पोजीशन को देखें, अगर इसकी पोजीशन कहाँ पर आएगी, तो देखिए ये बात तो मैं जानता हूं कि यहाँ पे अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात हो रही है ना, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर मैं इधर आ जाता हूँ, मतलब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव मतलब है एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे देखिए एक्स जो है वो तो नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0 होगा, और वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। वैसे अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों ही नेगेटिव हो गए यहाँ। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फिर x विल बी पॉजिटिव एंड y विल बी नेगेटिव। इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पे हम रेंज की बात करें कि आखिर थीटा किस हिसाब से लिखा जाएगा, तो देखिए इसमें तो अगर डायरेक्ट लिखा जाए तो कोई भी एंगल बनेगा इस टाइप से, तो इसको हम सीधा थीटा लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हम बात करें कि कोई भी एंगल ऐसे बन रहा है तो ये पाई माइनस थीटा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा पाई प्लस थीटा, और यहाँ पर आएगा या तो आप 3π/2 3π/2 प्लस थीटा लिखिए, या फिर 2π माइनस थीटा लिखिए, एक ही बात है।
ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं माइनस थीटा। दोनों तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लेता हूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं 1 प्लस आयोटा ले सकता हूं। अगर मैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें शो करूं, क्योंकि ये एक आर्गेंट प्लेन में हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट की तरह है ना। आर्गेंट प्लेन में ये क्या है, आर्गेंट प्लेन में ये fx की तरह है, लाइक जस्ट लाइक fx है ना, और fx का मतलब होता है पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट अगर है तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट होता है x और ये होता है y। तो यहाँ पे ये तो माइनस हो जाएगा क्योंकि x यहाँ पे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये अगर यहाँ पे आया जाए तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पे -1 माइनस आयोटा होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों नेगेटिव। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा, क्योंकि जो x है वो पॉजिटिव और y यहाँ पे नेगेटिव है। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे तरीका है इसको शो करने का। हमारी टेक्निक ना अप्लाई करो, हमारी टेक्निक ना अप्लाई करो। ये ऑक्सीमीटर रखा है, ठीक है। मुझे यार बहुत जो है इसने यार लंबा कांड करा दिया। मैं इसीलिए जो है अब दूसरे के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ता, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। भगवान जी के दिल से पूछो का भी रही होती, संकोच के मारे वो आएगी तो भाई। ये काम में पूछ लिया जो है, नहीं तो साला ज्यादा बवाल हो जाता है। बवाल ये हो जाता है क्योंकि अटेंडेंस जा चुकी है ना, बाद में वीडियो काउंट होते तो ज़्यादा कम निकलता है। तो वो लोग यही कहते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। इतना जो है नफसी चाटता है दीपक जी ऐसा है। चलिए बात करते हैं इसमें और देखिए अगर मैं इसका पोलर फॉर्म लिखता हूँ, पोलर फॉर्म को अगर मैं Z1 लिख देता हूँ यहाँ पे मान लीजिए, तो ये होता है कैसे लिखेंगे इसको हम, Zx प्लस
आयोटा वाई लिखते हैं, तो एक्स की जगह मैंने आपको बताया था क्या लिखते हैं, एक्स की जगह लिखते हैं आर कॉस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए आर कॉस थीटा प्लस आर साइन, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब इसी में मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू होगी ये तो √2 होगी, तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या है √2, तो √2 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो √2 बाहर कॉमन आ जाएगा। और अगर मैं इस एंगल को 45 डिग्री मान के चल रहा हूँ तो यहाँ पे आप डालिए cos और यहाँ पे आयोटा, ठीक है। इस तरह से हम इसको पोलर फॉर्म में शो कर सकते हैं। टैन की बात करें अगर हम, इस एंगल के टैन थीटा बराबर क्या होता था x/y, तो थीटा बराबर क्या होता था टैन इनवर्स x/y। अगर x और y दोनों 1 डाल दिए जाएं तो आप देखिए टैन माइनस ये 1 आ जाएगा। और आप देखिए टैन 1 किस पर होता है जब थीटा क्या होता है 45, तो टैन जब यहाँ पे 45 होता है, ये π/4 भी ले सकते हैं इसको, तो थीटा यहाँ पे क्या है 45 या फिर π/4, जो सही तरीका लिखने का होता है वो π/4 होता है। एक बात इसमें और देख लीजिए आप कि ये जो थीटा जब लिखा जाता है यहाँ पे देखिए टैन थीटा जब लिखा जाता है x/y, तो ये जो x होता है x/y में ये जो x होता है ये क्या होता है रियल पार्ट ऑफ z, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z और नीचे लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इस बात का भी ध्यान देना है कि यहाँ पे जो ऊपर वाला नंबर है वो रियल पार्ट ऑफ z है, z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और ये जो नीचे वाला है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इनके आंसर्स कैसे निकाले जाएं। पिछली क्लास के बेसिस पर ही आप इन क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, आज की क्लास का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं सभी के लिए दे रहा हूँ, एक तरह से आप इसको होमवर्क समझ सकते हैं और सबके लिए जरूरी है कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा देखना जरूरी है।
देखिए बात ये है सर भाई ठीक है सर देखिए ये है कि अब नहीं ये बताइए जैसे 10 अप्रैल को कुछ कैंसिल की गई थी तो अप्रैल का तो किराया देना ही पड़ेगा। नहीं जून में नहीं है लेकिन ये शुरुआत में बाद में साल वही टंकी हो गई बाद में अगर वही टंकी हो गई तो लोग का पूरा विधायक ये तो सोचना है कि फर्स्ट मार्च में करना सही रहता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए हैं, आप इनका आंसर जरूर निकालें और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब में, है ना। तो वहाँ से हम लोगों को पता चलेगा कि आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको वॉच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब रिस्पांस पे देखिए चीज़ें डिपेंड होती हैं। रिस्पांस अगर मिलेगा तो चीज़ें और बेहतर तरीके से की जाएंगी और उसमें आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि कमेंट जरूर करें, चीज़ों को सॉल्व करें और कमेंट करें, तभी पता चलेगा कि रिस्पांस किस तरह से लोग दे रहे हैं इसमें, है ना। देखिए आप अगर ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई करिए और बताइए कि किस तरह से इनके आंसर्स निकल कर आएंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे इनको करना है। देखिए अगर मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को उठा लेता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये होगा 2x² प्लस 3ix² माइनस 3 3y माइनस 2iy इक्वल टू ये नंबर लिखा हुआ है। तो इसमें आपको बस ये देखना है कि आखिर अब इनको देखिए क्या है कि रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करेंगे, है ना। इस बात को ध्यान देना है। इक्वल टू में क्या होगा 2x चलिए तो 2x² और ये 3ix² अगर मैं देखूं तो देखिए इसको हम इसके साथ किसको सॉल्व करें, यहाँ पे पहले तो देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं 2x² लेता हूँ और ये 2x को इधर ले आता हूँ और उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ 3y, है ना, माइनस 3y ये तो कट जाएगा शायद, माइनस 3y कट जाएगा। 3ix² ये है और यहाँ पे भी है i वाले जितने भी नंबर हैं पहले आप उनको एक साथ करेक्ट कर लीजिए। i वाले नंबर्स को जब एक साथ करेक्ट करेंगे तो कोई ना कोई नंबर यहाँ पे निकल कर आएगा जो कि आसानी से सॉल्व हो सकता है।
तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूं कि इन दोनों की अगर मैं बात करता हूं 3i(x²) और ये है कितना 2i(y). तो अगर मैं इसमें कॉमा लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं रिप्लेस करता हूं उसको तो इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, है ना। और ये 2x² और ये 2x, ये दोनों एक साथ आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूँ, ये 2x है, ये एक तरह से कट जाएगा इससे। और आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी वो देखते हैं। या फिर आप इसको इधर ले लीजिए 2x² माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन आ जाए, ये तो कट जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ पे या तो 0 आएगा और या फिर x इक्वल टू 1 आएगा। दो वैल्यू यहाँ से पॉसिबल है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इन वैल्यूज को यहाँ पे डालूंगा तो y की दो वैल्यू आ जाएंगी। और यहाँ से आप देख लीजिए x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो 3 × 0 प्लस 2 × y इक्वल टू 5, देन y इक्वल टू 5/2। और अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो फिर देखिए कितना आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 5। तो ये इससे कट जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0। तो ये इस तरह से दो वैल्यू y की और दो वैल्यू x की यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो 0, 5/2 और 1, 1 इस तरह से आप इसमें ले सकते हैं, है ना। जब 0 डाला मैंने, जब 0 डाला तो क्या मिला 5/2 और जब 1 डाला तो इसमें 1 मिला। तो ये हम कह सकते हैं ये x और y की कोऑर्डिनेट है इस तरह से। सॉल्यूशन जब करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसी तरीके से ये वाले जो क्वेश्चंस हैं रिमेनिंग वो भी आप लोग सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि क्या आंसर्स आएंगे, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें इमेजिनरी पार्ट एक तरफ करना है और रियल पार्ट एक तरफ करना है, जिस तरह से यहाँ पे ये सॉल्व किया गया है। और उसके बाद हमें एक इक्वेशन टाइप की यहाँ पे बना लेनी है और इक्वेशन से ही उनकी जो वैल्यूज है वो आएंगी। एक बार x की वैल्यू आएगी और उसको जब हम y के कोऑर्डिनेट में रखेंगे तो y यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखिए कि जो z है या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को शो करेगा और पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर पॉइंट की तरह से, जिसको हम लोग fx बोलते हैं, fx के यहाँ पे कोऑर्डिनेट जैसे जो नंबर होते हैं उस टाइप से ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होता है। तो जैसे पॉइंट को दिखाया जाता है वैसे ही हम यहाँ पे इसको दिखाएंगे z को मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं।